ऐसा भी होता है कि रात को नींद नहीं आती है, मतलब कुछ बातें सोच सोच कर सर वो भावनाएं इतनी हैवी हो जाती है मेरे ऊपर सर। अब देखो, मुझसे पूछा है तो मैं उल्टा पुल्टा तो बोलूंगा, मेरा काम है। इनमें करंट आ रहा है, बताया था उसने, इधर छू मत देना। अरे सही बता रहा हूं। उसको ज्ञान दिया और खुद जाकर के धीरे से, वो भी उतार के। पूरा आनंद नहीं आएगा ना, बीच में इंसुलेटर आ गया तो उतार के ऐसे ऑर्गेस्मिक प्लेजर। उसके बाद जब हिल हुला गए पूरा, तो कह रहे अरे 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 आचार्य जी, उसके बाद फिर धीरे से वापस जाकर के जूता भी उतार दिया, कपड़े भी उतार दिए, और फिर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम है, मैं आई हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैं मतलब हमेशा ही भावनाओं में बह जाती हूँ और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब यही है मेरा क्वेश्चन सर। और मतलब ऐसा भी होता है कि रात को नींद नहीं आती है, मतलब कुछ बातें सोच सोच कर। फिर रात को नींद ना आना तो सर वो ठीक है, ये कोई। भावनाएं इतनी हैवी हो जाती है मेरे ऊपर सर। आपकी क्या उम्र हो गई? सर 26। जो भी भावनाएं आ रही हैं पहली बार तो आ नहीं रही होंगी ना, है ना? भाई भीतर कोई बैठा है, उसे पहली बार कुछ अनुभव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नई बात है। और नई बात है तो प्रयोग कर लेना चाहिए, उसका कोई उपाय या विकल्प भी नहीं होता। बैठिए बैठिए बैठिए। और वही वही भावनाएं घूम फिर करके बार बार आए, और उन भावनाओं पर आपने चलकर भी देख रखा है, आजमा भी रखा है, और उसके बाद भी आप उनको महत्व दें, तो फिर यहाँ समस्या स्मृति की है एक तरह से। याद कर लिया करिए ना। क्या बोलते हैं उपनिषद याद करने के बारे में? कृतम स्मर तो स्मर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो शारीरिक है, सामाजिक है या सांसारिक है जो नया हो, एकदम भी नहीं है। आपने कभी सोचा आपको बचपन में इतिहास क्यों पढ़ाया गया? ये कम से कम 8वीं तक तो इतिहास अभी पढ़ते हैं, 10वीं तक। हाँ। और बहुत लोग हैं जो फिर आगे बढ़ करके पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं। इतिहास इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है? क्यों पढ़े उनके बारे में जो मर गए, गर्क हो गए, कब्रों में हैं? धूल क्यों फांकनी है इतिहास की? क्या वजह है? जो भावना आपको आ रही है ना, उनको भी आई थी। तो उस भावना से क्या होता है ये जानने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। नहीं तो हमें बस किसी की महानता के नारे थोड़ी लगाने हैं कि अशोक महान और अकबर महान, तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ताकि बोले महान था, वो महान था, उसने ये लड़ाई लड़ी। लड़ी होगी लड़ाई, हम भी तो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आप यही जानने के लिए उनकी लड़ाइयां पढ़ते हो, ताकि आप अपनी लड़ाइयों को भी सही परिप्रेक्ष्य में देख पाओ, पर्सपेक्टिव। आप जो भी आज लड़ाई लड़ रहे हो पहले बहुत लोग लड़ चुके। आप जो भी अनुभव कर रहे हो, जो भी आपकी भावनाएं हैं, वो सब न जाने कितनों को हो चुकी, और आपके पास एक ही जन्म है। ये जन्म तो छोटा पड़ जाएगा ना हर फालतू की राह पर चलने के लिए। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि दूसरों के अनुभव से सीख सको। दूसरों के अनुभव दूसरों के नहीं होते, वो समूची मानवता के होते हैं। क्योंकि आपके भीतर भी बिल्कुल वही वृत्तियां हैं जो इतिहास में आज तक किसी के भीतर थीं। उस दिन हम कह रहे थे, वर्ड्सवर्थ की उक्ति है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैं उसको थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा।
द एनिमल इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को देखो तो पता चल जाता है कि बड़े लोग जो उद्यम करते हैं उसका स्रोत क्या है। सारा स्रोत बच्चे में पहले ही मौजूद होता है बीज रूप में, और बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको अगर समझना है तो पशुओं को देख लो। अर्थ यह हुआ कि पशुओं को देख के भी पता चल सकता है कि हमारे क्रियाकलापों का, उद्देश्यों का, प्रेरणाओं का, कर्मों का, भावनाओं का स्रोत क्या है। स्रोत ये शरीर है। तो इतिहास को देख लो, चाहे बच्चों को देख लो, चाहे पशुओं को देख लो, मात्र एक दोहराव दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? दोहराव। वही वही तो है जो हो रहा है लगातार। आप की बड़ी भारी इमारत खड़ी हो रही है, ना जाने कितनी मंजिलों का घर, और सड़क के उस तरफ आपने निर्माण का कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, बढ़िया पत्थर मंगवाए हैं आपने कि घर में लगवाऊंगा, और आप कह रहे हो कि ये चीज खराब हो गई, वो चीज खराब हो गई है, वहां पे कुछ सरिया रखा होता है, यही सब तो रखा होता है, रेत पड़ी होती है, यही। और तभी एक कुत्ता उठ आता है और आप कहते हो भाग, पत्थर मारो इसको। गार्ड को बोलते हो सोता रहता है, कुत्ता मूत गया। वो कुत्ता बिल्कुल वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, वो भी घर बना रहा है। कुत्ता किसी भी जगह जाकर के पेशाब क्यों करता है? वो उसका टेरिटरी मार्कर है, ताकि दूसरे कुत्तों को उसकी गंध से पता चल जाए भाई यहां नहीं आना, ये मेरा इलाका है। तो इसीलिए कुत्ते जगह जगह पे खंभे हो गए, टायर हो गए, इधर उधर जाके पेशाब करते रहते हैं। वो एक तरह से अपना नक्शा बना रहे होते हैं, भाई ये मेरा देश है, कोई और भीतर आएगा तो मैं भौंकूंगा। वो तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम अपना इलाका बना रहे हो। कुत्ते ने भी इलाका बना दिया, तुम कह रहे हो कुत्ता कहीं का, पत्थर मारो। कुत्ते को देख के पता चल जाएगा अपना। हम इतना कुछ देख करके भी अपनी भावनाओं की हकीकत नहीं जान पाते क्या? और मैं कह रहा हूं कि जो अभी 6 साल का है उसकी माफी है, 26 साल वाला मजबूरी नहीं है, मौज है। हम्म, मौज को मजबूरी बता रही हैं, आंखें बंद कर क्या कर रही? भावना महसूस कर रही हूं, महसूस। अब देखो मुझसे पूछा है तो मैं उल्टा पुल्टा तो बोलूंगा, मेरा काम है। इसी नाते मुझे आचार्य वगैरह बोल करके तुम जलील करते हो। और मुझसे कोई सवाल पूछने क्यों आता है? जिसका भेजा आउट होता है, जैसे पीठ में खुजली हो रही होती है कि कोई 2-4 लगा दे, मैं उनकी सेवा हेतु तो उपलब्ध रहता हूं। कोई भी सुलझे हुए मन का आदमी तो आएगा नहीं मुझसे सवाल पूछने। आज तक हुआ है? एड़े, खिसके, उल्टे ऐसे ही आते हैं। क्या आपकी तारीफ करिए मैंने, आप हंस के रहे हो इतना। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे बारे में जब कुछ मौलिक है ही नहीं, नया, यूनिक, ओरिजिनल, नूतन है ही नहीं, तो तुम उलझे किस चीज में हुए हो? इसमें करंट आ रहा है, बताया था उसने, इधर छू मत देना। अरे सही बता रहा हूं। और ये उसको ज्ञान दिया और खुद जाकर के धीरे से वो भी उतार के, पूरा आनंद नहीं आएगा ना, बीच में इंसुलेटर आ गया तो उतार के ऐसे ऑर्गेजमिक प्लेजर। एक बार कर लिया, उसके बाद जब हिल हुला गए पूरा, तो कह रहे अरे 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 आचार्य जी,
उसके बाद फिर धीरे से वापस जाकर के जूता भी उतार दिया, कपड़े भी उतार दिए, और फिर हुला ला 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 ला, हुला ला 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 ला। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये मजबूरी है कि मौज है? हाँ, ये मौज है। तुम किसी अनुभव को दोहराना चाह रहे हो, इसी को प्लेजर बोलते हैं। जॉय में और प्लेजर में यही मूलभूत अंतर होता है भाई। आनंद सर्वथा नया होता है और किसी अनुभव का नाम नहीं होता। और जिसको आप प्लेजर बोलते हो वो सदा पुराना होता है, वरना आप उसी कल्पना ही नहीं कर पाते। जब आप भावना में बहते हो तो कोई कल्पना रहती है ना दिमाग में। क्या कल्पना स्मृति के बिना हो भी सकती है? सोच के बताओ। हम कई बार कहते हैं मैं नई चीज की कल्पना कर रहा हूं, नहीं हो सकता। आप जिसको नई चीज की कल्पना कहते हो वो भी कहीं ना कहीं पुरानी स्मृतियों या अनुभवों पर आश्रित होती है। और वो जो अनुभव है आप बहुत बार ले चुके हो, ये हुला लाला बार बार क्यों लेना है? क्यों इसलिए लेना है क्योंकि झटके के साथ साथ मौज भी तो आती है। आके मुझे झटका बता देते हो, मौज छुपा जाते हो। मुझे बड़ी तकलीफ रहती है। मैं कहता हूं मुझे बिल्कुल गटर बना रखा है, सारा अपना मैला आकर मुझ में उड़ेल देते हो, और जब मौज कर रहे होते हो तब कहीं आचार्य जी नहीं होते। और वही मौज आपको बार बार दोहरानी है, बार बार दोहरानी है। उपनिषद बार बार बोल रहे हैं कृतम स्मर, अपने करे को याद कर यार। इसलिए नहीं बोल रहे कि तुझे ग्लानि भाव उठे या पाप उठे, इसलिए बोल रहे हैं ताकि दोहराओ नहीं। जो बात उपनिषद बोल रहे हैं उसी उद्देश्य से शिक्षण व्यवस्था में मैंने कहा आपको इतिहास भी पढ़ाया जाता है ताकि दोहराओ नहीं। अन्यथा प्रकृति मात्र क्या है? एक दोहराओ। हम बोल देते हैं नदी है, वो भी पूरी बात नहीं होती। वो नदी नहीं है, वो जो पूरा वाटर साइकिल है वो है, जिसमें नदी भी बस एक हिस्सा है छोटा। अगर आपको प्रकृति को नदी भी बोलना है ना तो ऐसे बोलो कि ऐसे नदी बहती है, सागर में जाता है पानी, भाप, बादल, वर्षा, बर्फ, नदी। प्रकृति मात्र एक दोहराव है, कुछ नया तो कर ही नहीं रहे ना। एक बार उस साइकिल से आप गुजर लिए, अब दोबारा क्यों गुजर रहे हो? क्यों गुजर रहे हो? क्योंकि अब बात मूल्य की आ जाती है। ये यहां पर आकर के जो प्लेजर मिलता है हम उसको इतना महत्व दे देते हैं कि फिर उससे जो फिर आगे जाकर के पूरा जोड़ जोड़ हाड़ हाड़ कांपेगा, उस वक्त हम उसको, वही जैसे पानी पूरी जब खाते हो, भैया थोड़ा सा और सोच वाला देना, भैया सोच वाली, भैया थोड़ा सा मिर्च डाल के देना भैया। और उसके बाद जाके रॉकेट बन गई। हाय 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 हाय। समस्या ये नहीं है कि भाया ने सोच ज्यादा डाल दी, समस्या ये भी नहीं है कि एक बार रॉकेट बने, समस्या ये है कि अगले दिन जाके फिर वही करना। अब इसका कोई इलाज नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं होता। प्लेजर के नाम पे अनुभवों को दोहराने के अलावा हम और क्या करते हैं? कभी कोई अनुभव हुआ था वही हमारे लिए आगत सुख की कल्पना बन जाता है, या कभी कुछ देख लिया सुन लिया वही हमारे लिए भविष्य का सपना बन जाता है। आप भावनाओं में नहीं बह रहे हो, आप कामनाओं में बह रहे हो। भावना नहीं बहा सकती। भावना को तो ऐसे मानो जैसे डकार शारीरिक प्रक्रिया भर है। भावना कहां से आती है? डकार की तरह शरीर से आती है। हमने तो नहीं सुना। कोई सवाल पूछे, अगला सवाल यही होगा शायद उदित आज का, आचार्य जी मैं डकार में बह जाती हूं। हमने तो किसी को डकार में या सांस मारने में या पाद मारने में बहते नहीं सुना। ऐसा होता है? कोई बहता है कभी? या ये भी हो कि दस्त लगे हुए तो मैं बह गई, वो भी नहीं होता। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाकी द्रव्यों की बात कर रहे हैं ना, फ्लूइड्स की, तो वैसे ये भी हार्मोन से भी फ्लूइड्स ही होते हैं भीतर, और वही भावना बनते हैं। वो आपको कैसे बहा सकते हैं? बहाती आपको कामना है, और कामना के पीछे क्या होता है? ज्ञान का अभाव या झूठा ज्ञान।
झूठा ज्ञान अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहता। झूठा ज्ञान खड़ा रहता है कामना के भरोसे पर। मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। स्वार्थ इतना भारी हो जाता है कि वो आपको सच्चाई देखने नहीं देता। आप अपने में रहते हो, नहीं मैं जानता हूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। आई नो, आई नो। तथ्य आपके सामने खड़े होते हैं, मुंह फाड़ करके देखो हमें, देखने से इनकार कर देते हो। बात समझ रहे हो? कोई ना कहे कि मैं इमोशनल ज्यादा हूं, मेरा तो नेचर है ना इमोशनल। नेचर माने प्रकृति नहीं होता, नेचर माने क्या होता है? स्वभाव। और स्वभाव आत्मा है। नहीं मैं ना नेचर से थोड़ी सेंटी हूं। क्या? नहीं वो है ना, वो नुन्नू के पापा, वो नेचर से ही थोड़े कमीने हैं। नेचर नहीं होता किसी का कमीना। या तो प्रकृति होगी या संस्कार होंगे, स्वभाव नहीं। अंतर करना सीखना पड़ेगा। स्वभाव में और प्रकृति में अंतर। प्रकृति से कोई क्रोधी हो सकता है, स्वभाव से कोई क्रोधी नहीं हो सकता। संस्कार से कोई अमीर हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, अंधविश्वासी हो सकता है। स्वभाव से कोई अंधविश्वासी नहीं होता। उनका ना नेचर ही थोड़ा सुपरस्टिशियस है। वो 5 लाख का वो टैरो करा के लाए थे। कुछ समझ में आ रही है बात? ये कहना भी एक तरह की सफाई बन जाती है, डिफेंस बन जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं, बीइंग अ वुमन यू नो आई एम इमोशनल। और इसी बात को फिर महिलाओं के खिलाफ देखो कितना इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े काम नहीं कर सकती है तो इमोशनल ज्यादा होती है ना, और बड़े कामों में निर्ममता चाहिए होती है, औरत कैसे करेगी? प्रकृति हो सकती है, स्वभाव नहीं। प्रकृति नहीं चढ़ सकती आपके ऊपर बिना आपकी आज्ञा के। आज्ञा भी नहीं, स्वार्थ के। जब आपका स्वार्थ होता है ना, तो आप प्रकृति के बहावों के साथ जुड़ जाते हो। भावना में आप नहीं बह रहे हो, भावना में आप स्वार्थ देख रहे हो, इसलिए भावना को अनुमति दे रहे हो सर पे चढ़ जाने की। क्रोध नहीं आ रहा आपको, लोग मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, अच्छी, क्रोध बहुत आता है। जाकर के रिक्शे वाले को मार दिया गाड़ी से। या आपकी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से आके रिक्शे वाला, उसने जरा बम्पर छुआ दिया अपने टायर से, मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, गर्क कर दूंगा। करते हो ना? करते हो ना भाई? क्रोधी हो, कोई पूछे क्यों किया, यू नो वो तो नेचर से ही एंग्री है। अच्छा, बैठे हुए थे खड़ी गाड़ी में, पीछे से भड़ाम से पड़ा, हाय हाय, पूरा उछल गए। उतरे तो देखे पीछे नेताजी की गाड़ी है और 5 एस्कॉर्ट व्हीकल्स है उनके साथ, और वाई क्लास सिक्योरिटी है, काले कपड़ों वाले कमांडो हैं। उन्होंने, रिक्शा वाले ने तो बस बम्पर छू दिया था तुम्हारा, नेताजी ने बम्पर उड़ाई दिया है। दिखाओ गुस्सा। तुम्हारा तो नेचर ही है ना, एंग्री नेचर के हो ना तुम। तुम्हारी फीलिंग्स बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है ना। अब फीलिंग्स एक्साइट क्यों नहीं हो रही हैं? जाओ नेताजी को वैसे ही गाली दो जैसे रिक्शे वाले को दी थी, जाओ। बात फीलिंग्स की थी या स्वार्थ की? एंगर था, कैलकुलेटेड एंगर था? जेच बात है। कुछ नहीं होता, जहां स्वार्थ होता है वहां सारी फीलिंग्स आ जाती हैं। फीलिंग्स का बहाना मत लो, स्वार्थ है। नेताजी पे किसी को गुस्सा नहीं आता। मैं कह रहा हूं थप्पड़ मार दूंगा तुझे। ये तभी कहते हो ना जब रिश्ता थोड़ा जम जाता है, जब पता होता है कि सामने वाला अब रिश्ता तोड़ के भाग नहीं सकता। जब रिश्ते की शुरुआत कर रहे होते हो, पहली डेट पर किसने बोला है बोल रहा हूं थप्पड़ मार दूंगा तुझे? बोला है? अरे भैया आप लोग तो टिंडर बम्बल वाले लोग हो, बताओ ना। कौन अपनी प्रोफाइल में लिखता है मैं पहली डेट पे थप्पड़ मारता हूं? किसने लिखा है? लेकिन यही जब रिश्ता 2 महीने, 8 महीने या 5 साल पुराना हो जाता है, तो थप्पड़ की धमकी नहीं दी जाती, थप्पड़ भी दिया जाता है। बात नेचर की है या
तो महिलाएं इमोशनल होती हैं, ये नेचर है या स्वार्थ है? स्वार्थ है। कोई नहीं इमोशनल है, कोई फीलिंग्स की बात नहीं है, कोई भावनाओं में नहीं बह रहा। जितनी बार ये हो ना कि भावनाओं में बह रहे, अपने फिर वही मेरा सड़ा हुआ चुटकुला याद रखिएगा, जब मैं पाद में नहीं बहती तो भावनाओं में क्यों बह रही हूं? हैं तो दोनों शारीरिक प्रवाह ही, और अगर भावनाओं में बहना ही है तो जितने तरह के प्रवाह होते हैं मैं सब में बहूंगी। बहिएगा और वीडियो बना के डाल भी दीजिएगा, हमारा भी कुछ शिक्षण हो जाएगा, नई चीज सीखेंगे कि कैसे भावनाएं या कोई भी और चीज खुद ब खुद बहा सकती है। कुछ आपको बहा नहीं सकता, आपकी अनुमति रहती है, आपका पूरा सहयोग रहता है, बल्कि आपका आग्रह रहता है। आप चाहते हो इसलिए होता है, आप चाहते हो इसलिए गुस्सा चढ़ता है। काम वासना को सबसे बड़ी अंधी ताकत माना जाता है। चढ़ जाती है काम वासना, चढ़ जाती है काम वासना, चढ़ जाती है। देश के प्रधानमंत्री हो, कोई महिला काम वासना चढ़ा के दिखाओ, दिखाओ। कोई बॉस हो आपकी, वो भी तेज तर्रार, और वो आपकी खबर ले रही है, वो कुर्सी पे बैठी हुई है, सामने चौड़ी अथॉरिटी वाली मेज है, और उसके सामने खड़े हो, काम नहीं किया है, और वो आपकी इज्जत उतार रही है। दिखाओ काम वासना, दिखाओ ना। काम वासना भी चुनाव होता है, कुछ भी नेचुरली अपने आप नहीं हो रहा। इसको स्वभाव या नेचर तो बोली मत देना। वेदांत किसी भी तरह की मजबूरी में बिल्कुल नहीं मानेगा। आप कहोगे भावनात्मक मजबूरी है, माना ही नहीं जाएगा। कोई भावनात्मक मजबूरी नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे आंसू निकल जाते हैं, तो मैं बोलता हूं आंसुओं के साथ सही काम करो। मजबूरी अभी भी नहीं है। हाँ, आंसू मैं मान सकता हूं, मेरे भी निकल जाते हैं। बताया तो था, अभी वो पिक्चर देखने गया था, बिना बात के मैं रोने लगा, 20 मिनट तक रोता ही गया। तो ऐसा थोड़ी है कि रो रहा हूं तो काम नहीं करूंगा, काम कर रहा हूं। बात इसमें नहीं है कि भावना उठी, बात इसमें है कि आपने भावना को समर्थन दे दिया क्या? समर्थन नहीं देना है, याद रखना है। कृतम स्मर, याद रखना है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा। पहला नशा पहला खुमार, न पहला नशा है न पहला खुमार है, मुझसे पहले न जाने कितनों को हो चुका था। मैं ही हूं, इसी से प्रमाण मिलता है, कम से कम मेरे मां बाप को तो हुआ ही था। इनको ना हुआ होता तो मैं कहां से आती? तो फिर मैं पहला नशा पहला खुमार कैसे बोल सकती हूं? मेरी हस्ती ही प्रमाण है इस बात का कि मामला पहला नहीं है। पर सबको यही लगता है कि हमारा तो पहला है, और जैसा हमारा है वैसा किसी और का नहीं है। जैसा हमारा है बिल्कुल वो नहीं। हर मां को अपना लल्ला ऐसे ही लगता है, बस हो गया। सुना है जू 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 जू, वो क्या बोलती है उसमें? हाँ, जग से न्यारा, जग से न्यारा है। यशोदा का नंद लाला तो बस ब्रिज का दुलारा है, उन्होंने कृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया। ये मम्मियों के काम है, और पता नहीं कैसे वो सांप ऐसे कर रही है। अरे मैं गायिका को पहले ही माफी मांग रहा हूं, बहुत सुंदर गाना है, मेरे घर में भी खूब चला करता था, मैंने भी खूब उसका रस लिया है, पर अभी कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूं। बोलों पर ध्यान दीजिए, क्या बोले? यशोदा का नंदलाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला है। मेरा लाल कृष्ण से भी ऊपर का है। स्वार्थ है तुम्हारा तुम्हारे लाल से, कृष्ण के साथ जो मिलेगा वो आप देख नहीं पा रहे हो, तो अपने लाल के पे लगे हुए हो, मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल। अरे तुम्हारा क्या लाल, सबका लाल होता है, फिर लाल पीले हो जाते हो। आप दुस्साहस देखिए ना, यशोदा का नंद लाला, मेरे लाल से तो तुम्हारा तो लोकलाइज्ड है मामला, ब्रिज। मेरा इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, ग्रीन कार्ड वाला है। तुम्हारे नंदलाले ने यशोदा कोई भी लीला अमेरिका में करी थी? मेरा वाला सिलिकॉन वैली जाएगा, मैं अभी से उसे प्रोग्रामिंग की क्लास कराएगी। ये भावना नहीं है, क्या है? स्वार्थ है। कोई ना कहे कि भावनाओं में बह जाती हूं, स्वार्थ में बह जाते हो,
और स्वार्थ से बचना है तो ये देख लो कि ऐसी स्वार्थ पूर्ति का यत्न आपने पिछले 1 लाख साल में 10 लाख बार करा है और हर बार मुंह की खाई है। अपनी भावनाओं को समझना है तो किसी पशु को देख लो, अपनी भावनाओं को समझना है तो पड़ोसी को देख लो, वो भी वही कर रहा है जो तुमने किया, तुमसे 10 साल आगे, हमारा भी वही होना है जो उसका हुआ है। उसको देख के अपनी जिंदगी नहीं समझ में आती। तुम उसी राह पर चल रहे हो जिस पे न जाने कितने मुसाफिर जा चुके हैं, तो देखो वो कहां पहुंचे, तुम भी वहीं पहुंचोगे। तुम उनके राह पे चलना चाहते हो पर तुम्हारी आशा ये है कि तुम्हारी मंजिल दूसरी हो जाए। कभी होगा ऐसा? कभी होगा? देखो उन सबको जिन्होंने शरीर के रास्ते स्वीकार करे और उनका हश्र देखो, वही हश्र तुम्हारा होगा। पर तुम चाह रहे हो कि नहीं, शरीर के रास्तों के जो मजे मिलते हैं, ये वाला उला लला ये भी ले लूं, और फिर जो जीवन की उच्चतम प्राप्तियां हो सकती हैं वो भी हो जाएं। होगा कभी ऐसा? आज तक किसी के साथ हुआ? तुम अपवाद हो? तुम कौन हो? जो भी अपने साथ हो रहा हो, देखो कि सबके साथ हुआ और सबने मुंह की खाई। बड़ी दीदी की हो चुकी है और रोज पिटती है, और पापा शादी के 5 साल बाद भी अभी दहेज दिए ही जा रहे हैं, पर छुट्टियां मचली जा रही है। मैंने भी कहा था ना, नहीं मेला वाला ऐसा बनेंगे, मेरा दोस्त पे आएगा सफेद घोड़े पे सवार होकर के। वो घोड़े को तो छोड़ो, सबसे पहले मामला एनिमल राइट्स का है, और तेरा वाला ना सड़े रिक्शे पे भी नहीं आएगा, और चाहे पे आए वो व्हाइट मर्सिडीज में भी आ जाए तो भी पिटेगी तू भी वैसे जैसे दीदी पिट रही है, क्योंकि तू उसी राह पे चल रही है जिसपे वो चली। होशियार होने का मतलब ही होता है कि क्यों अपनी जिंदगी तबाह करनी है, दूसरों के अनुभव से सीख लो ना। और अगर दूसरों के अनुभव नहीं दिख रहे तो पूरा इतिहास और समष्टि उपलब्ध है, उससे सीख लो ना। टिंकू भैया हमारे आदर्श हैं। उम्र में 6-7 साल जो बड़ा होता है ना, अक्सर हम उसके फैन हो जाते हैं। बचपन में ऐसा होता है बहुत। मुझे मेरी पहली पॉर्न टिंकू भैया ने दिखाई थी, तो टिंकू भाई के लिए मेरे मन में बेइंतहा इज्जत है। इन्होंने मेरे को बच्चे से जवान किया कई तरीकों से। तो कायदे की बात पे ध्यान रखा करो। ये मैं परीक्षा लेता हूं कि कौन कौन बहक जाएगा। टिंकू भैया तुम्हारे रोल मॉडल, और दिख नहीं रहा टिंकू भैया की जिंदगी बर्बाद है, तो अब तुम उन्हीं पद चिन्हों पर क्यों चलना चाहते हो? कम से कम अब तो रास्ता बदल दो अपना। आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई टिंकू भैया होगा जरूर, जो ऐसा लगता है भाई भाई भाई। गौर से उसकी जिंदगी को देखो ना। तुम्हें वही जिंदगी चाहिए क्या? सचमुच नहीं चाहिए तो उसे रोल मॉडल मानना बंद करो, और यकीन मानो जो उनका हुआ है वही तुम्हारा होके रहेगा अगर उसी रास्ते पे चलोगे। आप पहली महिला हैं जो भावना के आवेग में बह रही हैं। इतनी बही हैं, क्या हुआ उनका? मैटरनिटी से मॉर्चुअरी तक यही यात्रा होती है बस। और सारी भावनाएं होती किस लिए हैं? प्रकृति आप में भावनाएं इसलिए प्रदीप्त करती है ताकि आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएं। आपके लोक धर्म में तो बहुत बड़ी तादाद है ऐसों की जो मानते हैं कि महिलाओं को स्वर्ग उपलब्ध ही नहीं हो सकता जब तक उनका पुनर्जन्म ना हो और वो पुरुष ना बने। जानती हैं आप, बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि स्वर्ग महिलाओं के लिए नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ एक प्रकार की महिलाएं होती हैं, उर्वशी रंभा वगैरह वाली। अगर स्वर्ग महिलाओं के लिए होता तो उर्वशे और रंभे भी तो होते वहां। अप्सराएं तो सुनी है, जिगोलो सुने कभी? महिलाओं के लिए भी अगर स्वर्ग होता तो उनके मनोरंजन के लिए भी वहां कुछ खास तरह के पुरुष रखे गए होते? नहीं रखे गए। तो सब पुरुष वहां जाते हैं, और ये सब भावनाओं का मतलब नहीं समझते हो क्या? समाज, संस्कार,
लोकधर्म और देह, ये सब मिलकर चाहते हैं कि आप अपना पूरा जीवन सिर्फ देह के कामों में निकाल दो, कोई भी ऊंचा काम ना करो। ये है भावनाएं जो आपसे करवाना चाहती हैं। और महिलाओं के लिए तो इतना बड़ा ये बंधन साबित होती है ना। पुरुषों में महत्वाकांक्षा और महिलाओं में भावना, कहीं का नहीं छोड़ते। बंधन है भाई, गहना मत माना करो उसको। संघर्ष करना सीखो। ये नहीं कि और अपनी, ये तुम्हारे आंसू नहीं है, ये मोती हैं, ये दीप है। ये भी जैसे शरीर बाकी चीजें उत्सर्जित करता है ना, एक्सक्रीशा, ये भी एक्सक्रीटा ही है, यही मानो। और जो स्थान टट्टी पेशाब को देते हो, वही अपने इन सब भावनात्मक उत्सर्जनों को दिया करो। ये भी बह रहा है, वो भी बहता है, क्या अंतर है? अंजाम याद कर लिया करो। इन सब हरकतों का एक ही अंजाम होना है। फिर बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म में मैटरनिटी, लॉन्ग टर्म में मॉर्चुअरी, और कुछ नहीं। कोई जवान लड़की बोले कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूं, उसका एक ही मतलब होता है, क्या? मैटरनिटी। प्रकृति आप में जितनी भी भावनाएं उठा रही होगी आपकी उम्र में, वो ले दे के कहीं ना कहीं सेक्स से ही संबंधित होंगी। और भारत में तो और ज्यादा होता है हमारे सामाजिक संस्कारों की वजह से। कोई लड़की रो रही हो, 80% संभावना है उसको सेक्स मिल जाए, उसका रोना बंद हो जाएगा। कोई लड़का बहुत क्रोधित हो, जिंदगी से बिल्कुल बेजार, आत्महत्या करने जा रहा हो, 80% संभावना है उसको सेक्स दे दो, वो कहेगा लाइफ इज कूल। सारी भावनाएं बस उस एक उद्देश्य के लिए उठती हैं, क्या? प्रोक्रिएशन। वो भावना कुछ भी हो सकती है। वो भावना ये भी हो सकती है मैं बहुत अकेली हूं, मैं बहुत सबको तो अकेलेपन की बड़ी प्रॉब्लम है, ये रहता है कि नहीं? ओ आई एम फीलिंग सो लोनली। ये लोनली फीलिंग का मतलब बस एक होता है, क्या? ठरक। मेरा मेरा हक है, मैं करूंगा अश्लील बातें। आप आए हो खुद। इससे हमारे युग का पता चलता है कि सच अश्लील हो गया है। और सच तो मैं इस समाज के बारे में ही बोल रहा हूं ना, हमारे बारे में ही बोल रहा हूं ना। अगर हमारा सच अश्लील है तो हम अश्लील हैं। मूड स्विंग्स, ये वो, उसका थोड़ा सा उपचार करना होता है तो कुछ खा लो, उसका ज्यादा बड़ा उपचार करना है तो सेक्स कर लो। खाने वाला उपचार 3-4 घंटे चलता है, सेक्स वाला 1-2 दिन चल जाएगा, 2 दिन बाद फिर उसी स्थान पे वापस आ जाओगे। कितनी बार दोहराना है? कितनी बार दोहराना है? और साइंस से आगे पूछ लो ना। मूड लिफ्टिंग हॉर्मोन्स जबरदस्त तरीके से सीक्रेट होते हैं सेक्स में। कोई आदमी बिल्कुल जिंदगी से बदहाल हो, उसको सेक्स भी मत दो, वो हॉर्मोन्स दे दो जो जो सेक्सुअल एक्टिविटी में सीक्रेट होते हैं, उसको ऐसा लगेगा कि जिंदगी गुलजार है। कुछ चूहों पे प्रयोग करा गया था, पता है ना ये प्रयोग? चूहों को सेक्स हार्मोन लगाया गया और उसी समय पर वहां सामने कुछ घंटी वगैरह थी, कुछ साथ में बजाई गई। चूहों ने कोरिलेशन बना लिया कि ये घंटी बजती है और ये हार्मोन मिलता है, माने प्लेजर मिलता है। तो चूहों ने घंटी और प्लेजर में रिश्ता बैठा लिया। वो जब उनको इंजेक्शन लगे या गोली दी जाए, जो भी था, तो घंटी बजे, तो चूहों ने कहा मतलब घंटी बजाएंगे तो प्लेजर पाएंगे।
चूहों ने तब तक घंटी बजाना चालू रखा जब तक वो मर नहीं गए। उन्होंने इतना एक्सेसिव प्लेजर ले लिया कि वो मर ही गए, और मरने से पहले बहुत कुछ उन्होंने झेला, क्योंकि आप यकायक नहीं मर जाते। हार्ट बीट बढ़ी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, सब बढ़ता जा रहा है, चूहों की अंदरूनी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन प्लेजर ऐसी चीज है कि चूहे और ज्यादा सेक्स डिमांड करते जा रहे हैं। चूहे मर गए लेकिन रुके नहीं। चूहों से ही सीख लो। हरी बात समझ में? या ये इल्जाम है कि ये तो हर चीज को ले आके सेक्स पे डाल देते हैं, तो और किस चीज पे डालूं? समाधि पे? आप में से कौन कौन समाधि के लिए उतावला हो रहा है? जो हकीकत है वो बोल रहा हूं। पूरी प्रकृति क्या कर रही है हर समय? मेटिंग के अलावा क्या कर रही है? फूल एक बार अपने पराग बिखेर देता है, फिर वो झड़ जाता है, मुरझा जाता है, ये करती है प्रकृति। फूल की हस्ती तभी तक है जब तक रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे ही आप सेक्स के लिए काबिल नहीं बचते, देखा है प्रकृति क्या करती है? आ, आ, प्रकृति कहती है तू जी के करेगा बुढ़े, इस बुढ़ी को मरना चाहिए, इसका मीनोपॉज हो गया, इसको मार दो। ये तो दवाइयों के दम पर हमने जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इतनी बढ़ा दी है। नहीं तो प्रकृति तो ये चाहती है कि जिस दिन आप बच्चा पैदा करने लायक ना रहे, आप मरी जाएं। आपने कभी सोचा जवानी का मतलब ही ये होता है कि अब वो जल्दी से रिप्रोड्यूस कर दे? टेक्निकली आप 100 नहीं 120 साल तक जी सकते हो, लेकिन रिप्रोडक्शन का फेज 15 साल से शुरू हो जाता है। ये क्यों करा है प्रकृति ने? इसीलिए उसको माया बोलते हैं। जल्दी से जल्दी इससे बच्चे पैदा करा दो, जल्दी से जल्दी, इसे होश ना आए, इसे कोई समझ ना हो, जल्दी से जल्दी इससे बच्चे पैदा करा दो। और जैसे ही आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी रुकती है, वैसे ही शरीर कमजोर पड़ने पड़ता है। आप देखते नहीं उस बात को? सेक्सुअल एक्टिविटी रुकी नहीं कि आप कमजोर पड़ने लग जाते हो। प्रकृति ने यहां तक की घातक व्यवस्था करी है कि अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपको कुछ बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भावनाएं भी तो प्रकृति ही दे रही है ना। तो इन भावनाओं के पीछे भी और क्या होगा, जब प्रकृति सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है कि आपका शरीर चलता रहे और आपके बाद? तो प्रकृति अगर भावनाएं भी दे रही है तो भावनाएं भी सेंट्रली सेक्सुअल ही होती हैं। कोई बुराई नहीं है उस सेंट्रल सेक्सुअलिटी में, लेकिन उसको अपना जीवन अर्पित कर देना जीवन की बर्बादी है। मैं यहां पे खड़ा होकर के आपको लोकधर्म वाले ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप जिन चीजों को एसेक्सुअल भी समझते हो वो भी सेक्सुअल ही हैं, और उनको बहुत वरीयता देना, बहुत महत्व देना, माने अपनी जवानी की, अपनी ऊर्जा की, अपने समय की बर्बादी। ज्यादा इरिटेट हो गया? चलो कोई बात। मेरा नाम निर्षा मिश्रा है। मैं आचार्य जी को 2022 से सुन रही हूँ और लाइव से 1 साल से जुड़ी हूँ। और आचार्य, मैं एक जॉब रिक्रूटर फ्रीलांसर हूँ, मैं काम करती हूँ वर्क फ्रॉम होम। और मेरे जीवन में शांति और शांति जो आचार्य जी का है उसका बहुत इफेक्ट है, क्योंकि मेरे जीवन में आचार्य जी से जुड़ने से पहले अशांति थी, आत्मज्ञान का कुछ नामो निशान ही नहीं था, जानकारी नहीं थी आत्मज्ञान होता क्या है, बोध होता क्या है। बस ऐसा जो सतही है उसी को हम पूर्ण समझते थे। जब प्योर सतही सिर्फ रहता है, होता कुछ भी नहीं रहता है। तो आज का जो था कि 2 प्रकार की शांति थी, जिसमें से सतही शांति जो होती है द्वैत, जो एक विपरीत होता है, यानी कि भूख है तो भूख लगी है, इसका मतलब कुछ खाएंगे तो पेट भरेगा, तो वो शांति जाती है, जो सतही शांति होती है। और अद्वैत शांति कहती है कि मैं भीतर से शांत हूँ और
बाहर कुछ हो, क्या बाहर का माहौल कैसा भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है।